नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में एक ऐसी डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जो एक सीधे साधे लड़के के साथ घटी थी। वो किसी घर पे काम करता था बेचारा। इस पूरी घटना की जानकारी हमको कैसे मिली कैसे नहीं आपको बाद में समझ में आएगा, लेकिन फारुखाबाद में बेचारा एक नौकर था, वो उसके साथ ये सब कुछ घट गया। क्या कुछ हुआ, आइए जिया की ज़ुबानी उसकी कहानी पूरी डिटेल में जानते हैं। उसके साथ जिसके साथ ये घटना घटी उससे पहले हमें ऋषभ के बारे में जानना चाहिए। जो ऋषभ है वो आराम से अपनी ज़िंदगी अपने घर पे बिता रहा था, पढ़ाई लिखाई भी कर रहा था, उसके मम्मी पापा भाई बहन सब लोग अच्छी खासी ज़िंदगी बिता रहे थे। लेकिन आप सबको पता है कि जब हम छोटे होते हैं उस टाइम पे गर्मियों की छुट्टियों की कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है सबको ही, कि गर्मी की छुट्टी होने वाली है, कहाँ घूमने जाएंगे, किधर जाएंगे, कितना खेलेंगे, क्या कर लेंगे, गेम खेलेंगे कि बाहर खेलेंगे, कितना घूमेंगे, बहुत एक्साइटमेंट होती है। तो ऋषभ को भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और जस्ट कुछ ही दिनों में उसकी ऋषभ की गर्मियों की छुट्टी लगने वाली थी। वो बहुत खुश था, लगभग डेली अपने घर वालों से बात करता था कि कहाँ जाएंगे इस बार घूमने के लिए, कहाँ जाएंगे, प्लीज़ मम्मी पापा बताओ ना कहाँ जाएंगे। मम्मी पापा बोलते थे देखते हैं अभी, पापा भी उसके बोलते थे देखते हैं अभी कि कहाँ जा सकते हैं कहाँ नहीं जा सकते हैं, कैसा जाएंगे, कि टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरा काम वाम भी तो है, उसके पापा ऐसा बोलते हैं। तो ऋषभ रोज़ बोलता था उसकी बहन से भाई से कि कहाँ चले, तुम लोग बताओ तुम लोग बताओ। तभी उसके घर वाले से डिस्कस होता है उसके भाई बहनों से और उसकी मम्मी से। वो बोलता है कि मम्मी मैं नाना मामा के यहाँ जाना चाहता हूँ। वो फारुखाबाद के अंदर एक छोटे से गांव में रहते थे। तो वो बोलता है कि मैं उनके यहाँ जाना चाहता हूँ, बहुत टाइम हो गया जो ज़्यादा दिन के लिए नाना मामा घर नहीं गए हैं। जाते हैं गए हैं लेकिन कुछ कुछ दिन के लिए, 2 दिन 4 दिन, 1 दिन 2 दिन, लेकिन मैं इस बार जाके कम से कम 1 महीने तो मामा के घर रहने ही वाला हूँ। तो भाई बहन बोलते हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे। ये बोलता है देखो तुम लोग चल लो और तुम्हारा आना होगा तो मम्मी पापा के साथ तुम लोग वापस हो जाना, लेकिन मैं मामा के घर रहूँगा कुछ दिनों तक। मम्मी बोलती है मामा घर जाना है, अच्छा ठीक है मैं मामा नाना से बात करती हूँ और चल ले, कोई दिक्कत नहीं है, घूम फिर ले, वैसे भी यहाँ पर भी रहेगा तो क्या ही करेगा, ठीक है चले जाना। ये अब इसकी छुट्टियों का टाइम आता है। छुट्टियों का टाइम सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट इसकी इस बात की थी कि मामा घर जाने को मिलेगा। और इसकी मम्मी मामा नाना से बात कर लेती हैं, बोलती हैं कि ऐसा ऐसा ऋषभ बोल रहा है रहने के लिए आने के लिए, तो क्या करूं, भेज दूं बच्चों को। तो नाना बोलते हैं कि नहीं नहीं, बच्चों को क्यों भेजना, तुम और दामाद जी सब आओ, एक साथ आओ, कुछ दिनों के लिए कम से कम आओ, अपने बगीचे में बहुत सारे फल लगे हैं और यहाँ पर अच्छे खास ज़िंदगी बिताओ। कहाँ शहर में रहते हो तुम लोग, ढंग से अच्छा फ्रेश खाने पीने को भी नहीं मिलता है, आओ गाँव में। तो बोलती है लेकिन पिताजी ज़्यादा दिन के लिए हम नहीं आ पाएंगे। इसकी मम्मी बोलती है ऋषभ की हम लोग कुछ दिनों के लिए आएंगे लेकिन ऋषभ रहेगा कुछ दिनों तक, मतलब 1 महीने तक रहेगा कम से कम। नाना जी बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, वो आने के बाद देखेंगे, आ जाओ तुम लोग पैकिंग कर लो। ये लोग अपनी पूरी पैकिंग वैकिंग करते हैं। ऋषभ के जो पापा हैं अपने काम से छुट्टी मारते हैं और उसके बाद इनकी पैकिंग करके अब ये लोग फारुखाबाद के अंदर उस गाँव में पहुँच जाते हैं। नाना का बड़ा सा आलीशान घर, बहुत ही बड़ा घर, उनका ये बहुत बड़ा बंगलो टाइप का घर है। उसके बाद थोड़ी ज़मीन है, उसके बाजू में एक अलग ही बगीचा टाइप का एरिया है, बाजू नहीं पीछे साइड में, और वहाँ पर भी 1-2 रूम वाला घर वर कुछ दिखाई देता है। कुछ तो अलग ही एकदम बड़ा माहौल वाला घर। जब अब ऋषभ जो आया था उसने देखा था कि थोड़े बहुत और रूम्स बन गए हैं, नाना ने और रूम्स बनवा दिए हैं, तो देख के बहुत खुश होता है, मस्त घूमने फिरने लगता है, अपने कज़न लोगों से मिलता है, उनके साथ भी बहुत टाइम स्पेंड करता है। और कुछ दिनों तक ये लोग वहाँ पर आराम से रहते हैं। लेकिन नाना और मामा डेली ऋषभ और उसके भाई बहनों को मना करते थे, बोलते थे कि देखो बेटा, अपने घर के पीछे वाला जो बगीचा है ना, जो बागवान है, वहाँ पर तुम लोग नहीं जाना, और वहाँ की जो रूम है 1-2 उसके अंदर भी मत जाना, कुछ भी हो जाए तो उसके पीछे साइड मत जाना। ऋषभ बार बार पूछता भी था कि क्यों नहीं जा सकते उस बगीचे में, क्या दिक्कत है, लेकिन मामा और नाना बताते ही नहीं थे, ना ही इसको ना ही इसके भाई बहनों। वो बोलते थे बस नहीं जाना है तो नहीं जाना है, वहाँ जाना ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हारे में से कोई भी वहाँ पर नहीं जाएगा। तब ऋषभ और भाई बहन
इग्नोर करते, सोचते कोई बात नहीं, हमारे पास घूमने खेलने की जगह थोड़ी कम है, अपना इतना बड़ा द्वार है, अपना इतना बड़ा बंगलो है, उसके बाद अपना एक और बगीचा है जो थोड़ा दूर है, वहाँ खेलने घूमने चले जाएंगे। ये लोग मस्त वहीं पर रोज़ खेलने घूमने एंजॉय करने जा रहे हैं। और कुछ दिनों बाद इसके मम्मी पापा का जाने का टाइम आता है। मम्मी पापा बोलते हैं कि देखो बेटा, हम लोग जा रहे हैं शहर वापस अपने। तो उसके भाई बहन बोलते हैं, छोटे थे ना, बोलते हैं कि मम्मी पापा हम भी चलेंगे साथ में। तो ये लोग भी, भाई बहन भी, मम्मी पापा ये लोग निकल जाते हैं। और अब ऋषभ बचता है अपने नाना के मामा के घर अकेले। जब अकेले होता है तो उसको और खुशी होती है, उसको और मज़ा आता है कि अब तो मैं बिल्कुल अकेले हो गया हूँ, अब तो मम्मी पापा डांटने वाले भी नहीं हैं, और नाना और मामा मामी मुझे क्यों डांटेंगे इतना, मैं तो उनके घर पे बच्चा हूँ, मेहमान हूँ, मुझे क्यों डांटेंगे। अब मस्त ये खुशी के मारे हर जगह घूम रहा है, खेल रहा है। अब खाना पीने का ख्याल भी इसका ख़त्म हो गया है, मस्त दिन भर खेल रहा है, घूम रहा है, एंजॉय कर रहा है। एक दिन की बात है, एक दिन शाम का टाइम हो रहा था और ये ना थोड़ा बारिश वाला माहौल भी बना हुआ था। कुछ दिनों से थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, लेकिन जो आज की शाम की बात थी ना, वो अलग थी। क्योंकि आज अजीब से काले बादल शाम के 4-5 बजे से ही छाए हुए हैं और अजीब सा मौसम बेरंग सा फैला हुआ है। और ऋषभ भी आज बाहर ज़्यादा खेलने नहीं गया है, आंगन वाले एरिया में अलग अंदर ही बैठा हुआ है अपने भाई बहनों के साथ, कज़न लोगों के साथ। और तभी अचानक से बहुत ही तेज़ तेज़ बिजली कड़कने लगती है, गड़गड़ाते हुए, और बहुत ही तेज़ तेज़ बारिश होने लगती है। बारिश इतनी तेज़ हो जाती है, इतनी तेज़ हो जाती है कि नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, बारिश रुक ही नहीं रही है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जैसे कि आज ना हो तो कभी ना हो, इतनी बारिश हो रही है। जो ऋषभ के नाना के घर के जो काम करने वाले लोग थे, उनमें से बहुत सारे लोग तो पहले ही चले गए थे, लेकिन उनमें से था एक लल्लू, जो इनके घर पे बहुत सालों से काम कर रहा था, बचपन से। उसके ख़ानदान के लोग भी इनके घर पे ही काम किया करते थे, उनके घर का नौकर था वो था। और वो फंस गया है, अब अपने घर नहीं जा पा रहा है। और इतने सारे लोग आए थे, सबका सामान वामान कमरे में फैला हुआ है, तो उसको कहाँ ही कौन सा ही कमरा देंगे रहने के लिए। और अपने फैमिली के साथ वो रहता था अपने घर पे, लेकिन बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि लल्लू अपने घर नहीं जा पा रहा है। जब लल्लू घर नहीं जा पा रहा है तो बोलता है इसके नाना जी से कि क्या करूं, मैं तो घर ही नहीं जा पा रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, घर जाना ज़रूरी है। तो बोलते हैं नाना जी क्या ज़रूरी है, यहीं जो आंगन वाले एरिया के बाहर वाले एरिया, वहीं पर चारपाई डाल के सो जाना, इतना क्या टेंशन है, सुबह वापस आता ही है, यहीं खा ले, यहीं सो जा, फिर सुबह काम पे लगना, फिर शाम को घर जाना वापस से। तो लल्लू बोलता है कि यहीं रुक जाऊं क्या। तो बोलते हैं नाना जी हाँ रुक जा यहीं पर, पहली बार आया है क्या इस घर में, यहीं तो काम करता है, रुक जा यहाँ पे क्या होता है। तो लल्लू बोलता है कि ठीक है रुक तो जाऊंगा, लेकिन ना मुझे यहाँ पर सोना ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ पे ना बारिश वारिश आएगी तो बहुत आवाज़ आती है और मुझे नींद नहीं आती आवाज़ में, और फिर सुबह उठना भी रहता है और कुछ ना कुछ तो मतलब डिस्टर्बेंस होता ही रहता है। तो मैं ना पीछे वाले एरिया में जाके सो जाता हूँ, जो पीछे रूम है, जिस एरिया में इन लोगों को, ऋषभ को और बाकी लोगों को मना करते थे नाना जाने के लिए, बोलता है मैं उस एरिया में जाके सो जाता हूँ। नाना बोलते लल्लू तुझे पता नहीं है उस एरिया में नहीं जाना होता है, और तू क्यों उस एरिया में जाने की बात कर रहा है। लल्लू बोलता है अरे कुछ नहीं होता है बाबू साहब, कुछ नहीं होता है, मैं जाता हूँ उस एरिया में सो जाऊँगा ना, मैं दिन में भी तो वहाँ पर जाता हूँ काम वाम करने के लिए, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। नाना जिसको बोलते हैं देख मैं तुझे मना कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी जाना चाहता है, तुझे बहुत ही सुकून चाहिए सोने के लिए, तो जा, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, जो होगा खुद देख लेना। नाना जी गुस्से में उसको बोलते हैं। ऋषभ को समझ में नहीं आता है कि ये लल्लू को भी इस तरह से डांट रहे हैं। चलो हमको डांटते समझ में आता है, हम बच्चे थे छोटे छोटे, हम शायद वहाँ जाते बंद हो जाते, नहीं आ पाते इसलिए डांटते होंगे, या कोई जानवर आते होंगे, लेकिन लल्लू को भी डांट रहा हो तो हमसे बड़ा है, तो मतलब कुछ ना कुछ पक्का वहाँ पे गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो माजरा है वहाँ का। ऋषभ सोचता अपने भाई बहनों से डिस्कस करता है, वो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हमको नहीं पता, हमको भी नहीं पता, हमको तो खुद दादाजी कहीं नहीं जाने देते, तो तुमको कहाँ जाने देंगे। तो ये लोग अपना खाना पीना खाते हैं और सब मस्त अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। और लल्लू खाना खा के वो पीछे वाले बगीचे वाले एरिया में जो रूम बने हुए थे, 2 रूम थे, उसमें से अंदर वाले रूम में वो अपनी चारपाई डाल देता है और मस्त सोने के लिए चले जाता है। अभी भी बारिश थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी हो ही रही थी और ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़क रहे थे, बहुत ही तेज़ तेज़। अब लल्लू सोचता है कि ठीक है सो जाता हूँ, क्या ही होता है, बिजली कड़क रही तो क्या हो गया। वो अपना कान वान दबा के सोने की कोशिश करता है और थोड़ी देर में उसको शायद थोड़ी थोड़ी नींद आ ही जाती है।
जब उसको हल्की फुल्की नींद आई है और हल्की फुल्की नींद नहीं आई है, मान लो आप वैसे अवस्था में रहते हो ना कि आंख बंद की हो, थोड़ी थोड़ी नींद आने वाला अवस्था है, वैसे अवस्था में रहता है ये। तभी अचानक से उसको सुनाई देता है, हमें यहाँ से निकाल दो, हमें छोड़ दो, हमें यहाँ से बाहर निकालो, हमें कैद मत करो मालिक, हमें छोड़ दो। ये अचानक से आँख खोलता है। इसको समझ में नहीं आता है कि ये कौन बोल रहा है, और ये एकदम नॉर्मल किसी आदमी की आवाज़ थी। तो लल्लू उठ के थोड़ा सा खटिया बैठता है और देखता है, उसको कोई दिखाई नहीं देता। बाहर साइड भी थोड़ा झांक के देखता है, उसको वहाँ पर भी कोई दिखाई नहीं देता है। तब इसको समझ में नहीं आता, फिर वापस से लेट जाता है, वापस चारपाई पे लेटता है। अभी भी ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़क रही है, और फिर से वापस से बाहर से दीवार साइड से, जिस दीवार से अंदर आया था वहीं से आवाज़ सुनाई देती है, मालिक हमें छोड़ दो, हमें निकाल दो यहाँ से, कितने सालों तक कैद रखोगे मालिक, हमें छोड़ दो। ये वापस झटके से उठ के बैठता है, और बाहर अब इसके पास ना कोई लालटेन है, ना टॉर्च है, ना फ़ोन है, कुछ भी नहीं है। फिर भी बाहर जाता है, और बिजली कड़क रही थी, उसकी रोशनी तो हो ही रही थी। बाहर वाले एरिया में देखने की कोशिश करता है, दूर से रोशनी आ रही है, जो भी लाइट वाइट जल रही है दूसरे घर में वहाँ से। तो दीवार की तरफ देखता है तो क्या पाता है, वहाँ पर कोई भी नहीं है, और लिटरली आवाज़ वहीं से आ रही थी। ये सोचता है कि कोई बात नहीं, मैं सो जाता हूँ, मेरा वहम रहा होगा। वापस ये सोने के लिए अपने चारपाई पे आ जाता है। अपने चारपाई पे ये अभी लेटता ही है, तभी अचानक से इसे ऐसा सुनाई देता है जैसे इसे चारपाई के नीचे से कोई ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है, कोई भारी भारी सांस भर रहा है, ऐसी आवाज़ को सुनाई देती है। ये झटके में आँख खोलता है, और अब ये समझ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है यहाँ पर, मुझे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है। ये चुपचाप अभी भी आँख बंद करने की कोशिश कर रहा है बार बार, लेकिन चारपाई के नीचे से कुछ दबाव सा महसूस हो रहा है, और जैसे बहुत सारे लोग एक साथ सांस ले रहे हो, ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही है, बहुत ही भयानक सी आवाज़। तभी अचानक से बहुत ही ज़ोर से किसी के बाहर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, और ये फटाक से चारपाई पे उठ के बैठ जाता है। और जैसे चारपाई पे उठ के बैठता है, उसे बाहर ऐसा महसूस होता है जैसे 5-6 लोग बिना कपड़ों के, ऐसे अजीबोगरीब टाइप के दिखने वाले, वो इंसान है क्या है क्या नहीं पता नहीं, बहुत ही स्पीड में भागते हुए कहीं दीवार की तरफ गए। उसको ऐसा खुला उसका रूम है, उस तरह से दिखाई दिया उसे। वो बहुत ज़ोर से घबराता है, और उसकी मानो खून जम गया, उसकी सांस ऊपर नीचे होने लगी, इतना ज़्यादा वो डर जाता है। और वापस से रोने की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ सुनाई देने लगती है, हमें छोड़ दो, हमें निकाल दो यहाँ से, कितने साल और कैद रखोगे। हाँ, बहुत सारे लोग एक साथ बोल रहे हैं, ऐसी आवाज़ को सुनाई देती है। अब वो समझ जाता है कि अगर मुझे ज़िंदा रहना, मुझे बचना है, तो यहाँ से भागना ही सही रहेगा। वहाँ से सीधा उठता है, और उठ के स्पीड में भागते हुए अंदर साइड जाता है, और दरवाज़ा खटखटाने लगता है। नाना जी बाहर वाले कमरे में सोते थे। नाना जी उठते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं। जैसे दरवाज़ा खोलते हैं, अजीब सा भिगा हुआ सा, डरा हुआ सा लल्लू को देखते हैं। बोलते, क्या हो गया लल्लू, तो इतना घबराया क्यों है? बोलता है, बाबू साहब बचा लीजिए, बचा लीजिए, वो लोग अजीब से दिखाई दे रहे थे, वो कुछ कर देंगे, मेरे दिमाग में हावी हो रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग काम करना बंद कर रहा है, मुझे बचा लीजिए। नाना जी उसको बैठाते हैं अंदर अपने रूम में ले जाके, और वहाँ पर उसको पानी देते हैं। बोलते हैं, शांत हो जा, पहले बेटा बता हुआ क्या है, बता तू। तो लल्लू बताता है नाना जी को कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ। नाना जी बोलते हैं, देख बेटा, इसीलिए मैं तुझे जाने से वहाँ मना कर रहा था, इसीलिए हम अपने घर के किसी भी इंसान को वहाँ जाने नहीं देते हैं, क्योंकि ये जो कहानी है ना, तेरे से ही जुड़ी हुई है। ये बोलता है, मुझसे कैसे जुड़ी हुई है? बोलते, देख बेटा लल्लू, तेरे जो परदादा जी थे ना, उनके टाइम से जुड़ी हुई है। तेरे खानदानी लोग हमारे घर पे काम करते हैं, तेरे परदादा ने भी काम किया, तेरे दादा ने भी, तेरे पिताजी ने भी, और तू भी कर रहा है। तेरे परदादा की बात है, उस ज़माने में एक गांव का पुराना सा मंदिर था, जहाँ पे कोई पूजा नहीं करता, कोई मूर्ति नहीं थी। वही मंदिर के पास एक तांत्रिक अलग ही टाइप का बैठता था, वो जिसे बहुत सारी विद्याएं प्राप्त थी, जो आत्माओं को कैद करना, काला जादू निकालना करना, उसको सब आता था। उसके साथ तेरे परदादा बैठते थे, और उसके साथ बैठते बैठते काली विद्याएं
साध लिए, काली विद्याएं सीख गए। और काली विद्याएं जैसे ही वो सीखे, उन्होंने यहाँ पर उस बगीचे में, उस घर के अंदर अपना कार्यक्रम करना चालू कर दिए। तेरे परदादा ने वहाँ के पेड़, खड़े खड़े पेड़ तक सुखा दिए, उस पे मंत्र फूंक के, और वहाँ के बहुत सारे पेड़ तूने देखा वो सूखे हुए हैं, और वहाँ का जो रूम है, जो दीवार है, सारी जगहों पे बहुत सारी आत्माओं को कैद कर दिया। जो आत्माएं कभी भी इस दुनिया से या उस दीवार से, उस जगह से बाहर नहीं निकल सकती, उस कैद से बाहर नहीं निकल सकती। तेरे परदादा ने पता नहीं कौन सा मंत्र फूंक के उनको वहाँ पे कैद किया है। इतने सालों से, आज बहुत साल हो गए, तब से वो वैसे ही वहाँ पे तड़प रही हैं, वहाँ पर फंसी हुई हैं। हम कई बार उन आत्माओं की आवाज़ खुद अपने कान से सुन चुके हैं, और इसीलिए हम नहीं जाते। बेटा देख, उसका अब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमने उस जगह को छोड़ ही दिया है। कोई तांत्रिक बाबा, कोई बहुत लोग बुलाने की कोशिश किया कि उन आत्माओं को वहाँ से हटा दें, लेकिन हम नहीं हटा सकते, क्योंकि तेरे परदादा ख़त्म हो चुके हैं उन आत्माओं को वहाँ पर बांध के। ऐसा हुआ तो बहुत ज़्यादा लल्लू घबरा जाता है, और वहीं नाना जी के घर में बैठे बैठे उनके रूम में पूरा रात निकाल देता है। और सुबह का टाइम होता है, बोलता है कि बाबू साहब मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। बोलते ठीक है, 2-4 दिन तो छुट्टी ले ले, आराम कर, और फिर ठीक होगा तो आना। ऐसा ही होता है। कुछ दिनों तक ऋषभ वहाँ पे रहता है, और नाना जी बाहर वाले किसी पड़ोसी से बात कर रहे थे। लल्लू ने ऐसा एक्सपीरियंस किया, और लल्लू भी बात कर रहा था, तो ऋषभ उसके भाई बहन सुन लेते हैं। जब वो सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, और सोचते हैं कि अच्छा हुआ कभी हमने वहाँ जाने के एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं की है। अगर हम जाते, हम तो बच्चे थे, हम जिंदा ही नहीं बच पाते। बताओ, इतना कुछ हो गया बेचारे के साथ। इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली हो? इस पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद ऋषभ ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, एक बहुत अच्छी सीख मिल गई और मनोरंजन भी। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन